नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात यह है कि अब सियासी पकवान बिकने का नहीं, अब आवाम में आगाही आ चुकी है। अब वो जानना चाहते हैं कि मईशत किस जानिब जाएगी। अब उनके सवालात तब्दील हो चुके हैं। ओवरऑल इंटेलिजेंशिया, मीडिया, सबका फोकस इसकी जानिब आ गया। हम तो शुरू से ही इसके मुतालिक बात करते आ रहे हैं। अब तो हर आदमी मईशत के मुतालिक बात कर रहा है। इस मुल्क के अंदर पिछले 2 हफ्ते सिर्फ इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील के मुतालिक गुफ्तगू होती रही। उसके मेम्बरान, जिनका नाम शायद किसी ने पहले कभी भी ना सुना था, जो आज़ाद मेम्बरान थे, जो नए थे, उनके बारे में, उनके नामों के बारे में बाज़गश्त होती रही। फिर उसके बाद वो इस्तीफ़ा देकर चले भी गए, कुछ दबाव में और कुछ बग़ैर दबाव के। मैं तो हमेशा से ये कहता था कि बिन बुलाए मेहमानों को अपने पास मत बुलाओ, लेकिन आप इसरार कर रहे थे। उन्होंने भाई अपनी यूनिवर्सिटियों में, अपने इदारों में जवाब देना है। वो जो बग़ैर दबाव के इस्तीफ़ा देकर गए हैं ना, उनको हमने दबाव नहीं दिया था। उन पर दबाव उनकी अपनी यूनिवर्सिटियों में, उनकी अपनी फ्रेटर्निटी में, उनके अपने ममालिक में जहाँ के वो शहरी हैं, वहाँ का दबाव था। उन्होंने छोड़ दिया। आप लोग नाच गाना करते रहे, खुश होते रहे। भाई बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना चप्पलें तोड़ तोड़ के नाचता रहा, परेशान हो गया। ये हमारे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिनको रिजॉल्व करना है, जिसके आम आदमी के इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। लोगों की लॉयल्टीज़ और सिंसेरिटीज़ इस मुल्क के साथ होती तो ना देते इस्तीफ़े, बग़ैर दबाव के इस्तीफ़े दिए। दबाव तो था कहीं ना कहीं, वरना फ़ौरन दे दिए होते। खैर छोड़ो इस बात को, ये एक लंबी दास्तान है। आगे आने वाले दिनों के अंदर इस मौजू पर भी बात करेंगे। दूसरी बाज़गश्त जिस खबर की रही वो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर इस वक्त बैठे। उन्होंने कहा सीपैक को दोहरा देंगे, मेरा मतलब उसको रिपीट रिव्यू करेंगे। अब उर्दू उसकी क्या बने, नज़रसानी करेंगे। जब नज़रसानी की बात की, मामला कहीं और चला गया। फाइनेंशियल टाइम ने खबर छाप दी, फिर उसके बाद तरदीद करते रहे। भाई रिश्ते को ना हो गई, अब वजह जो भी बनी, रिश्ते को ना हो चुकी है। अब लोग आज भी इसरार कर रहे हैं, नहीं नहीं बन के रहेगा, सीपैक बन के रहेगा, हमारे मुल्क के मुफाद के अंदर है। भाई साहब, जो हमारे मुल्क की सालमियत के लिए अच्छा है वो मंसूबा मुल्क के लिए अच्छा है। जो सालमियत के लिए ख़तरा है वो मंसूबा कतई इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और किसी में जुर्रत नहीं थी कि सीपैक के मुतालिक सवाल उठाता, लेकिन मैं इतने अरसे उठाता रहा तो लोग कोसते रहे। आज जब अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने कहा तो वावेला मच गया। खैर, हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। डॉक्टर सुलेरी साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI हैं, वैसे तो मेंबर भी हैं इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, लेकिन आज इनका जो ज़ाती हैसियत में इनसे सवालात पूछेंगे। अब सुलेरी साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूं शो में। अब तो जी बहुत शुक्रिया। अब तो इस चीज़ की मेरे ख्याल ओवरऑल एक्नॉलेजमेंट भी हो चुकी है कि एजेंडा पे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं। आपने देखा होगा, मीडिया हो, अखबार हो, या कोई भी डिस्कशन हो रही है ड्राइंग रूमों के अंदर, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे बात हो रही है। 100 डेज एजेंडा के अंदर कोई पॉलिटिकल चीज़ इस वक्त टेबल पे नहीं है, सारी चीज़ें इकोनॉमिक हैं। क्या इस चीज़ से इत्तिफाक करते हैं कि इस हुकूमत ने कम अज़ कम इकोनॉमी को टॉप प्रायोरिटी तो बनाया? जी ये बहुत ज़रूरी है, चूँकि ये बेसिकली सोशो इकनॉमिक एजेंडा होना चाहिए। अगर ये सिर्फ इकनॉमिक होगा तो फिर सोशल सेक्टर उससे कट जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर की पहली तकरीर एज ए वज़ीर आज़म देखें तो उन्होंने इकॉनमी पे बात कम की, उन्होंने मेल न्यूट्रिशन पे बात की, उन्होंने हेल्थ पे बात की, उन्होंने वाटर पे बात की, फूड सिक्योरिटी पे बात की। और ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों के लिए जो भी काम करना है उसके लिए आपके एक इकनॉमिक ग्रोथ का होना ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है इसको अगर हम यूँ कह सकें कि जो पहले 2 हफ्ते नज़र आ रहे हैं इस हुकूमत के काम करते हुए, उसमें शायद जो फोकस है वो इंक्लूसिव इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ है, जिसमें कि सोशल सेक्टर और इकनॉमिक दोनों को साथ लेके चलने की बात की जा रही है। और यकीनी तौर पे अगर आपका इकॉनमी जो है उसकी सिम सही तयन हो जाता है तो फिर शायद कुछ ऐसा सरप्लस आपके पास आ जाए कि आप सोशल सेक्टर को भी साथ लेके चल सकें। सर, इस वक्त सबसे अहम खबर ये है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मुतालिक यही बात हो रही है, कि फाइनेंशियल टाइम के अंदर एक जनाब छपी चीज़ कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने कहा है कि हम जनाब रिव्यू करेंगे सीपैक के मंसूबे को, जो कि बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ये कहा है कि हम उसको
ट्रांसपेरेंसी उसमें लाने की कोशिश करेंगे, उसमें पाकिस्तान के मुफादात को वॉच करेंगे, पाकिस्तान के बिजनेसेस को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बात मतलब वो काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? क्यों सब लोग उनके ऊपर तनकीद करने के लिए आगे बढ़ गए? सीपेक के मंसूबे के मुतालिक मैं तो अपनी राय का इजहार नहीं करूंगा, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इसके ऊपर जो है कुछ तफसीली अपना जायज़ा पेश करें। देखिए, रज़ाक दाऊद साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट उसकी उन्होंने वजाहत कर दी, चाइना एम्बेसी से भी उसकी एक वजाहत आ गई, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी और रज़ाक साहब ने क्या कहा उसको तो एक साइड पर रखें। लेकिन ऑब्वियसली जब आप किसी भी हुकूमत के साथ कोई मुआहदा करते हैं, आपका हक है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो उनको देखने की कोशिश करें कि वो एक विन विन सिचुएशन कैसे बने। कोई भी हुकूमत जब आपके साथ काम करती है इंक्लूडिंग चाइना, तो उनका अपना एक नेशनल इंटरेस्ट भी होता है, उनके प्राइवेट सेक्टर का भी एक इंटरेस्ट होता है, हुकूमत पाकिस्तान का एक अपना इंटरेस्ट है, इसके प्राइवेट सेक्टर का अपना इंटरेस्ट है। और जो कोशिश होती है दोनों तरफों की वो ये है कि इसमें कन्वर्जेंस कहाँ पे आ सके और एक विन विन सिचुएशन जो है वो कैसे क्रिएट की जा सके। लेकिन आबिद सुलेरी साहब, बेसिकली हमारी कौम को मिसगाइड किया गया, मिसलीड किया गया, हमें ब्रेन वॉश किया गया और हमें यह बताया गया कि हमारी तकदीर नाउजुबिल्ला, तकदीर बदलने वाला नहीं, नाउजुबिल्ला सीपेक के जरिए हमारी तकदीर बदलेगी, नाउजुबिल्ला गेम चेंजर और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें हमारी कौम को फीड की गई। हमारी कौम को मुकम्मल तौर पे मिसलीड कर दिया गया कि हम एक नाकाम कौम है और सिर्फ चाइना हमें बचा सकता है। और इस तरह की बातों को हमने खा भी लिया, पी भी लिया, डाइजेस्ट भी कर लिया। मैं तो इसका बहुत वेमिनेंटली इसको अपोज करता रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को जिस शक्ल में ये पेश किया। मेरा ख्याल आपके प्रोग्राम्स में भी मैं शायद ये बात कर चुका था कि सीपेक जो था उसको उस वक्त की हुकूमत ने ओवर सेल किया और उस वक्त की अपोजिशन ने ओवर क्रिटिसाइज किया जी। और दोनों तरफैन जो थे उन्होंने गालबन इसको थोड़ा सा, एक ने ओवर असेस कर दिया, एक ने अंडरमाइन कर दिया। सीपेक लाइक ऑल अदर प्रोजेक्ट्स, ये एक आपका प्रोजेक्ट है, सिर्फ इसमें जो यूनिकनेस थी वो ये आई थी कि सीपेक एक ऐसे वक्त में आया जबकि आपके जो बाकी टाइम टेस्टेड पार्टनर्स थे वो आपसे दूर होते जा रहे थे। तो अमेरिका जो जो आपसे दूर होता गया और चाइना जो था एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे आपके पास आ रहा था, तो उस वक्त में यकीनी तौर पे सीपेक जो था उसने एक स्टेबिलिटी जो थी वो दी। अब सीपेक, अच्छा, इसकी तफसील पर हम बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और ये आपने बिल्कुल मुतवाजिन बात की, बैलेंस्ड बात की, क्या है वो ना तो इसे ओवर सेल करना चाहिए था और ना ही इसे ओवर क्रिटिसाइज करना चाहिए था, इसको तवाजुन में लेकर चलना चाहिए था। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं कि तवाजुन जो बिगड़ गया है अब इसको वापस किस तरह से बैलेंस में लाया जाए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सीपेक मंसूबे के मुतालिक बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो कि एक अहम ओहदे के ऊपर फायज़ हैं, उन्होंने जो बयान दिया उसमें वो ये वजाहत कर रहे हैं कि वो सियाक़ व सबाक़ से हट के दिया गया, लेकिन जो भी बात उन्होंने की उसमें वज़न है। बिल्कुल सीपेक मंसूबे को रिविज़िट भी करना चाहिए, रिव्यू भी करना चाहिए और मुल्क के हक़ में उसके ऊपर जो है वो जिस हद तक मैं कह सकता हूँ कि मामलात को पाकिस्तान के फेवर में किया जा सकता है वो करना चाहिए और मुल्क की सालमियत के लिए जो हिस्सा सीपेक का ज़रूरी है उस पर अमल किया जाए। जो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा है उस पर रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और ऐसी तमाम चीज़ें जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं उनको इसमें से हटा देना चाहिए। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब ने बड़ा बैलेंस्ड रिव्यू दिया। इन्होंने कहा कि माजी की जो हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा इसको ओवर सेल कर गई और जो अपोजिशन थी उन्होंने ओवर क्रिटिसाइज़ कर दिया। इट्स समवेयर इन द मिडल। लेकिन डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, बुनियादी बात यह है कि सीपेक के मुतालिक जो भी बात करता था मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी और दीगर और जगह पर, उसे मुल्क का दुश्मन भी कहा जाता था, इंडिया का एजेंट भी कहा जाता था। लेकिन इन द मीन टाइम इंडिया चाइना के साथ निगोशिएट भी कर रहा था। मोदी साहब से चाइना के सदर जी साहब मिल भी रहे थे, उनके साथ तिजारती और दीगर ताल्लुकात में इजाफा भी हो रहा था और शायद सीपेक के अंदर मुस्तकबिल में इंडिया को भी शामिल करने का इरादा बनाया गया था। अब मुस्तकबिल में मुझे ये बताइएगा, आपको कैसा लगता है, क्या सीपेक के ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं?
नहीं, सीपेक पे अमल दरामद बिल्कुल जारी रहेगा, चूँकि इस वक्त जो चाइना और पाकिस्तान दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट में है। चाइना को इससे शार्टेस्ट जो पॉसिबल लैंड रूट है गवादर से काश्त करता वो नहीं मिल सकता है। इस वक्त अगर आप मैप में देखें तो कोई भी चीज़ जो कि इस वक्त गल्फ़ पोर्ट से अगर आनी होती है उस साइड पे, सिंगक्योंग की साइड पे, तो पहले उसको हांगकांग या शंघाई या चाइना की जो मेन पोर्ट्स है वहाँ पे लेके जाना और फिर हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करते हुए इसको सिंगक्यांग लाना, ये ना सिर्फ इस पे टाइम भी लगता है बल्कि ये एक कास्टली भी है, ऑपरेशन भी है। तो एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट चाइना को मिल रहा होगा, जो चाइना के लिए प्लस पॉइंट है। पाकिस्तान का अगर इस वजह से एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट होगी, इस वजह से अगर इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट होगी, तो पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन रही है। अब आगे जाने के लिए ये सारा कुछ था अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। उसके बाद बात आती है लॉन्ग टर्म प्लान की। लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो मेरी ख्याल के मुताबिक ये दो लॉन्ग टर्म प्लान है। एक वो है जो चाइना ने बनाया था, जो कि एक अंग्रेज़ी अखबार में शाया भी हुआ था आज से चंद माह पहले। दूसरा लॉन्ग टर्म प्लान वो है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने तैयार किया है उसके एक्सपर्ट्स ने, और अब उन दोनों के दरमियान कन्वर्जेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। दोनों हुकूमतों ने अपने अपने प्रायोरिटीज़ के मुताबिक लॉन्ग टर्म प्लान बना दिया, और ये लॉन्ग टर्म प्लान जो है इसकी फंडिंग अभी तक कमिटेड नहीं है चाइना की तरफ से। तो अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम में तो आपके पास एक उसके था कि जितने पैसे एलोकेट कर दिए गए, लॉन्ग टर्म प्लान में ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें दोनों हुकूमतों को यकीनी तौर पर प्राइवेट सेक्टर्स को अपने अपने इंटरेस्ट देखने होंगे और उन इंटरेस्ट के मुताबिक प्रायोरिटाइज़ करना होगा कि किन चीज़ों पे पहले काम शुरू किया जाए, किन चीज़ों को डिले किया जा सकता है। और जो मेन चीज़ है कि अगर बेल्ट रोड इनिशिएटिव में स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, चूँकि पाकिस्तान देखिए हमने जो पहले 60 साल जो गलती की थी, हमने वो जो अंग्रेज़ी का मुहावरा था कि सारे के सारे रिलायंस हमारी अमेरिका में थी, सारे अंडे हमने उस टोकरी में रखे हुए थे। अब वो टोकरी गई है तो अब सारे अंडे चाइना की टोकरी में यकीनन हम नहीं रखना चाह रहे। और मेरी ये सजेशन होगी कि हम चाइना के अलावा जो बाकी डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनको इसमें एंगेज करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वजह से अगर कोई रीजनल रीअलाइनमेंट हो। अच्छा, यहाँ पर तो एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, होती है बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑन टाइम। आपने सीपेक के मुतालिक मेरे ख्याल काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की, मुझे अच्छा लगा। लेकिन अब बात यह आई कि हुकूमत जो आई है 100 दिन है, ज़रा सा कुछ बोल दो तो लोग एकदम जो है वो उन पे इलेक्ट्रिक शॉक की तरह लगता है, जो टाइम तो दें, टाइम तो दें, इनको टाइम तो दें। अब बात यह, टाइम तो हम बिल्कुल दें, लेकिन अगर आपने जाना लंदन है लेकिन आपने जहाज़ जो है टोक्यो का पकड़ लिया है, तो फिर दुनिया का दूसरी तरफ का चक्कर लगाना पड़ेगा। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल डिबैकल के मुतालिक कुछ राय दीजिएगा। बुनियादी बात यह कि आपको पता है ये चीज़ें कुछ हमारे यहाँ कल्चरल रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ होती हैं, ऑलरेडी हमें उनके बारे में मालूमात होती हैं। तो वाई डू वी ट्राई टू एंटर इनटू सच थिंग्स व्हेन इट कम्स टू सच सेंसिटिव इश्यूज़? तो इसमें मैं थोड़ा सा चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जैसे हमेशा ही आपकी राय मुतवाज़िन होती है। मेरे ख्याल में जो कुछ हुआ ये बहुत बदकिस्मती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। हमने जो फॉरेन एक्सपर्ट्स थे उनको खुद से इनवाइट किया, उसके बाद उनको एक को जाने का कहा, दूसरे दो जो हैं वो छोड़ गए, और इससे जग हसाई जो है वो हुई, इसको अवॉइड किया जा सकता था इसका। लेकिन डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब एक चीज़ देखें, आप माशाल्लाह इस्लामाबाद में बैठते हैं, हुकूमत के नज़दीक हैं, मैं ज़्यादा इस पर डेल्व नहीं करना चाहूँगा, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक बाकी दो ने तो इसलिए रिज़ाइन किया ना क्योंकि यूनिवर्सिटियों के अंदर और उनकी फ्रेटर्निटी ने कहना शुरू कर दिया, ओई 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 ये क्या हो गया, ओई 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 तुम्हारे मुल्क ने क्या कर दिया। तो वो सिटीजन्स तो बेसिकली उस मुल्क के हैं ना, उनकी एसोसिएशन तो उनसे, तो इससे बेहतर ये था कि गोरे को ले लेते, इससे बेहतर ये था किसी गोरे को ले लेते, इससे बेहतर ये था किसी अरब साइंसदान को ले लेते, इससे बेहतर ये था किसी मलेशियन को बुला लेते, वो भी तो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको बुला लेते, या किसी पढ़ने लिखने के लिए तो किसी अंग्रेज को भी बुलाया जा सकता है, तो क्यों नहीं उसको बुलाया? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना, मेरा ख्याल है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी दानिश में उन्होंने एक अच्छी नीयत से सोचा कि जहाँ जहाँ पे टैलेंट मौजूद है उसको हंट किया जाए, उसको लाया जाए। आर्टिकल 27 जो है पाकिस्तान का, वो आपको ये गारंटी देता है कि आप किसी भी अकीदे, किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िरके की तखसीस के बग़ैर अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो आप पाकिस्तान की मुमलिकत में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है आर्टिकल 27 के तहत ये चीज़ें जो थी ये बिल्कुल ठीक हो रही थी। अब
ऑब्वियसली उसका जो एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव निकल आया या जो एक लोगों के सेंटीमेंट हर्ट्स हुए वो इलादा बहस और उससे बचा जा सकता था। इसको अगर उनको कहना था डॉक्टर आतिफ मियाँ को कि वो छोड़ जाएं, तो उसको भी डिस्क्रीटली उन्हें मैसेज दिया जा सकता था कि वो आराम से इलादा हो जाते, ताकि इस पर सारी ये सिचुएशन बनती ही ना। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। बट हैविंग सेड इट, ये जो मैंने आपको अपना ज़ाती जो राय वो बता दी कि मेरे ख्याल के मुताबिक तो अकीदे या मज़हब की बेस पे पाकिस्तानी शहरियों के दरमियान तफरीक जो है वो रवा नहीं रखी जा सकती। और जो बाकी लोग जहाँ पे बचे हैं उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर सके, हुकूमत के सजेशंस कर रही है वहाँ पे अगर कंट्रीब्यूट कर सकें तो सजेशंस आर अफ्लोट, अगर हम सब सजेशंस आर अफ्लोट कि ये 3 सीटें जो अब खाली हुई हैं इन पे आप अमेरिका के जो जिसे आप कह सकते हैं कि गोरे क्यों नहीं बुला सकते, आप बरतानिया के गोरे क्यों नहीं बुला सकते, आप अफ्रीका में बहुत सारे मुसलमान मुल्क भी हैं, बहुत सारे गैर मुस्लिम ममालिक भी हैं, बहुत सारे सेकुलर भी हैं, उनके लोग क्यों नहीं बुला सकते? आप चीन से कोई साइंसदान क्यों नहीं बुला सकते? मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ। हाँ, तो आप अगर देखिए, मैं मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था है कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। तो मुझे ये बताइए कि चीन में उस वक्त को मुस्लिम स्कॉलर तो नहीं बैठे होते सर, थे मैं तो जहाँ पे जाके आप इल्म हासिल करते? नहीं सर, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि शिनवा यूनिवर्सिटी के अंदर भी कोई इकोनॉमिस्ट बैठा हुआ है, हमें चाइना से इतनी मोहब्बत है, हम चाइना के लिए हर चीज देने के लिए तैयार है, तो शिनवा यूनिवर्सिटी से किसी अच्छे इकोनॉमिस्ट को बुला लें, क्या बुराई? चाइना हमारा दोस्त मुल्क है। मैं एक बात कर रहा हूं, मेरा ख्याल है असद की जो कोशिश थी, हाँ असद उमर की जो कोशिश थी वो पाकिस्तानी निज़ात जो एक्सपर्ट्स हैं शायद उनको इसमें लेके आना चाह रहे थे। लेकिन इस वक्त मेरी सजेशन ये होगी कि इसमें कुछ ख्वातीन इकोनॉमिस्ट जो हैं उनको लेके आए, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ख्वातीन इकोनॉमिस्ट, जो कि इस एडवाइजरी कौंसिल में ख्वातीन का होना जो था वो भी पॉइंट आउट किया गया कि वो नहीं है और ये काफ़ी जेंडर बायस्ड है और ये काफ़ी हद तक बात जो है वो वैलिड है। अगर इस पर मज़ीद एक्सपेंशन करनी है तो आई वुड रिकमेंड कि हमारे पास पाकिस्तान में बड़े अच्छे नाम है, नामवर ख्वातीन इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, उनमें से किसी को इसमें लाया जाए। सर मेरा तो ख्याल है काबिल बंदा लाना चाहिए, सानू काबिल बंदा चाहिए, सानू मतलब टू बी वेरी फ्रैंक हमें तो काबिलियत के ऊपर इन्हिसार करना है। मेरे ख्याल नेशनैलिटी और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई बिलीव देयर शुड बी अ जेंडर बैलेंस, बट आई थिंक दैट हमें काबिल लोगों का इंतखाब करना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। मे बी मैं गलत हूँ? नहीं, डेफिनेटली। और नहीं ऐसा ही है, और मैं यही कह रहा हूँ कि असद उमर ने अपनी तरफ से काबिलियत ही को मेरिट बना के लोगों को लेके आए थे, इनवाइट किया था। अच्छा, यहाँ पर मैं एक स्टेप आगे निकलता हूँ, नहीं कर पाए, एक स्टेप आगे निकलता हूँ। अगली जो इकोनॉमी की बहुत बड़ी खबर रही वो कल जनाबे वाला वो ECC की मीटिंग भी हुई, उसमें यूरिया खाद अलाउ भी कर दी और फिर उसके बाद इंपोर्ट अलाउ भी कर दी, फिर उस पर सब्सिडी भी। लेकिन आज़ाद जदीद मईशत के अंदर तो पहले हम मुख्तलिफ उसूलों को वज़ा कर रहे थे, हम लोग सब्सिडीज़ से दूर मूव करना चाह रहे थे, लोकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को बेनिफिट देना चाह रहे थे, और शायद बहुत सारे लोग जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं उनमें से कोई एक आध फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में कोई लीडरशिप पोजीशन पर भी हो। इस चीज़ को मुतनाज़ा बनाए बगैर मैं ये बात कहता हूँ, पहले कुछ और सोचते थे, आज कुछ और सोचते हैं। आपके ख्याल से आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? इफ़ वी गो फॉर सब्सिडीज़ देन द ओवरऑल डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, ऐसा आप सोचते हैं? देखिए ECC में क्या हुआ वो तो जाहिर है, जिस तरीके से आपने रिपोर्ट्स पढ़ी मैंने भी देखा, जो फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी है उसको शायद हुकूमत इस नज़र से देख रही है रूरल डेवलपमेंट के तनाज़र में और एग्रीकल्चर के तनाज़र में कि उससे काश्तकार को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है। अब अगर तो वो वाकई उसका जो इम्पैक्ट है वो किसान तक पहुँचे तो बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी, अगर उसका इम्पैक्ट मिडल मैन और आड़ती तक रहा तो यकीनी तौर पे ये नेगेटिव चीज़ होगी। अब देखना ये है कि वो जो इंपोर्टेड फर्टिलाइज़र है वो किसान तक पहुंच जाए, तो मेरा ख्याल है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बट ओवरऑल जैसा कि मैं आपके बजट ट्रांसमिशन में भी कहता रहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत को अपने फाइनेंस बिल में एक अमेंडमेंट लेके आने की ज़रूरत है। जो पिछला बजट था वो एक इलेक्शन बजट था, उसमें जो इनकम और एक्सपेंडिचर्स थे वो इम्बैलेंस थे, अनरियलिस्टिक थे। अब उसको करेक्शन की ज़रूरत है और जितनी जल्दी ये हुकूमत उसमें करेक्शन कर लेगी, बजाय इसके कि पीस मील चीज़ें रखें कि फ़लाँ चीज़ को पे कटौती कर दी जाए, फ़लाँ को बढ़ा दिया जाए, एक कम्प्रीहेंसिव बजट डॉक्यूमेंट में एक रिवीजन जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर ली जाए, ताकि अगले आने वाले जो इस माली साल के बाकी माह है उसके लिए एक डायरेक्शन सेट हो सके।
मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो फिर इकोनॉमिक के अंदर टॉप पे जो चीज़ पड़ी हुई है, इस वक्त रखी गई है और बहुत ऐसन और बहुत अच्छी कोशिश हो रही है वो है डैम बनाने की, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। क्या डैम के लिए हम वसाइल जनरेट कर सकेंगे या कि नहीं? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे थे कि माशी एजेंडा के ऊपर जो चीज़ें बिल्कुल टॉप पर हैं, आजकल ख़बरों में हैं, गर्दिश में हैं, उनकी बाज़गश्त है, उनमें सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त पाकिस्तान के डैम की, नए डैम की तामीर है और उसके लिए बहुत सारे प्रपोजल्स भी हैं और उसके साथ साथ एक जेन्युइन काविश और कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस साहब ने भी इस सिलसिले में काफ़ी काम किया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक इसको अचीव करना निस्बतन मुश्किल है और ज़रूर हम अपने फ़ंड से, अपने सेल्फ जनरेटेड जो अमाउंट्स हैं उससे काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली हमें कहीं ना कहीं से उसे फाइनेंस करना पड़ेगा। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, यहाँ पर मैं चाहूँगा, देखिए वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। सही बात है, जोश हो, जज्बा हो, अच्छी बात है, कौम कंट्रीब्यूट करे, कर्ज़ उतारो, मुल्क सवारों में लोगों ने और ख़वातीन ने अपनी बेटियों के जेवर तक दे दिए, बहुत हमारे लोग चार्ज हैं, लेकिन आपको पता है कि डैम के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा है, फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी? देखिए, पिछली जो हुकूमत थी उन्होंने जो एक पॉजिटिव कोशिश की वो एनर्जी जनरेशन पे थी। इस हुकूमत को अगर आप देखें तो पिछले बल्कि इंटरिम दौर से ही, और चीफ जस्टिस को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसका आगाज़ किया कि एकदम से डैम जो थे वो टॉप प्रायोरिटी पे आ गए एजेंडा में, और ये होना भी चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीलियों का जो इम्पैक्ट आ रहा है, या हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी होगा 1-2 महीने के लिए या बिल्कुल नहीं होगा। तो जब आपके पास पानी बहुत ज़्यादा हो तो आप उसको स्टोर करें ताकि जो 7-8 महीने पानी बिल्कुल नहीं होगा उसमें इस्तेमाल कर सकें। तो डैम पहले तो सिर्फ पावर जनरेशन के लिए इसको हो रहा था कि काला बाग के ज़माने में, लेकिन अब ये पानी के साथ इसको लिंक कर दिया गया है, लिंक करना पड़ रहा है। अब उसमें चूँकि ना सिर्फ ये कि अदलिया और जो हमारी हुकूमत है वो एक पेज पे है, बल्कि कल जो आर्मी चीफ ने एक 1.25 अरब रुपए के करीब उन्होंने जो अतिया दिया डैम फंड में, तो आपकी अस्करी क़यादत, आपकी सिविलियन क़यादत, आपकी जुडिशरी, आपका मीडिया, इंटेलिजेंशिया और आम आवाम, ये सब के सब इस वक्त डैम पे एक एजेंडा पे मुत्तफिक नज़र आते हैं, जो कि एक पॉजिटिव ओमेन है। अब जो प्राइम मिनिस्टर ने जो अपील की है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कि वो इस फंड में हिस्सा दें, उसमें से तकरीबन अगर हम देखते हैं जो 80 लाख के करीब अफराद बाहर मुकीम है पाकिस्तानी, उनमें से 40 लाख तो मिडल ईस्ट में है, उनसे तो शायद आप तवक्को नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा पैसे आएँ, लेकिन जो बाकी 40 लाख जो हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में मौजूद हैं, अगर उनमें से 10 लाख भी हज़ार डॉलर देते हैं तो ये $1 बिलियन के करीब बन जाएगा। लेकिन डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, यहाँ पर एक सारे अल्टरनेट प्रपोजल खादिम जो सुन रहा था लोगों से, वो अगर पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है तो मैंने ये वावेला सुना है कि हमारे $250 अरब या $500 अरब पाकिस्तानियों के स्विस बैंक्स में स्टेश्ड हैं। उसके अलावा दुबई के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी, जब भी ईद होती है मैं देखता हूँ ईद मनाने के लिए लोग अपनों से मिलने के लिए अपनों के पास जाने के बजाय दुबई चले जाते हैं। तो उनसे नोटू क्यों ना मंगा लिया जाए, गरीब बेचारे मेहनत कश या वो मिडिल क्लास अमेरिकन। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पाकिस्तानियों का पैसा, पाकिस्तान का जो पैसा गैर कानूनी तरीके से बाहर पड़ा है या गैर कानूनी कमाई का पैसा जो बाहर पड़ा है, उसको ज़रूर वापस आना चाहिए, और अगर कोई अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसको कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। जी। इसको हमें दो अलग-अलग खानों में रख के ना देखें कि या ये कर लें या ये कर लें। मेरा ख्याल है इसमें पैरेलल चलें। अब ये होगा कि इन सारी चीज़ों से डैम नहीं बन पाएगा। डैम बनाने के लिए 1500 अरब रुपया चाहिए। अब वो 1500 अरब रुपया डोनेशंस के जरिए तो इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन कम से कम आपके पास एक इक्विटी आ जाएगी। जो दयामिर बादशाह पे बाकी सारी चीज़ों के अलावा जो एक प्रॉब्लम बनी वो ये है कि चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में है, उसको मुतनाज़ा इलाका कहा जाता है बायलैटरल और मल्टीलैटरल अदारों में। तो मुतनाज़ा इलाका में मंगला डैम जो था वो तो बन गया था, उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ थी। अब जब इंटरनेशनल कम्युनिटी और खुसूसन अमेरिका आर्म ट्विस्टिंग पे जब उतर आएगा तो कोई भी आपको उसके लिए फंडिंग नहीं दे रहा था। तो कुछ इक्विटी आपके पास आ जाए, उसमें कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कुछ कंसोर्शियम आ जाए, चाहे
चाइना आ जाए तो कम से कम उसके जो दो में से एक फेज़ उसकी मुकम्मल हो जाएगी, और वो है पानी के रेजरवायर्स बनना। दूसरी फेज़ है वहाँ पे पावर जनरेशन टरबाइंस लगना, तो उसके लिए फिर बड़े कंसोर्शियम की होगी दरकार। तो यकीनी तौर पे ये एक 5 साल का मनसूबा, 5 से 6 साल का मनसूबा होगा, ये रातों रात नहीं बनेगा। और हो सकता है कि तब तक आपके बैरून मुल्क पैसे भी वापस आ जाएं, लेकिन ये जो पॉलिटिकल विल जनरेट हुई है इस पे और जो ग्रास रूट पे मोबिलाइजेशन हुई है, इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा ताकि ये मोमेंटम बना रहे। अगर ये चीज़ दोबारा से बैक बर्नर पे चली गई तो फिर पाकिस्तान खुदा न खास्ता 20 साल पीछे चला जाएगा, सिर्फ डैम पीछे नहीं जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि हाइडल पावर जो है उसको हमेशा से टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लूँ कि हमारे एनर्जी सेक्टर के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक और चीज़ जो इधर मौजूद है, लेकिन हमारे पास आज वक्त मुख्तसर है। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर आप दोबारा से हमें शो में ज्वाइन करें ताकि इस मौजू को हम मुकम्मल कर सकें। और मैं आपसे ये चाहूँगा कि गर्दिशी कर्ज़े, पाकिस्तान का इंजीनियरिंग का और ख़ास तौर पे पावर जनरेशन का जो सेक्टर है उसको कैसे रिवैम्प किया जा सकता है। नाजरीन, मैं जाते जाते एक बात करता चाहूँ, हमारे मुल्क में जो नैरेटिव तैयार होता है ना, यकीन करो दिल छलनी हो जाता है। खुद अपने अंग्रेज़ी में कहावत ये टू शूट वन सेल्फ इन द फुट, यानी अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ा मारना। हम अपने आप को नुकसान देते रहते हैं और इस नैरेटिव को बिल्ड करते रहते हैं। वक्त हमारा मुख्तसर होता है। आपके मैसेजेस का मैं वेट करता हूँ फेसबुक के ऊपर। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।